हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गाड़ी जिसकी पिछली सीट पर आरजू बैठी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके साथ ही बैठा था मंगल, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। आरजू अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। आरजू को अपने हाथ खोलने की कोशिश करते देख मंगल हंसा और बोला, कर ले, तुझे जितनी कोशिश करनी है कर ले। बहुत घुमा लिया तूने मुझे। अब तू चाहे अपने हाथ मार चाहे अपने पैर, लेकिन अब मेरी पकड़ से आज़ाद होकर कहीं नहीं जा सकती। अब तो मैं तेरा वो हश्र करूँगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। तू मरना भी चाहेगी तो तुझे मौत नहीं दूंगा, और तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तुझे तेरी जिंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर लगेगी। उसकी बातें सुनते हुए आरजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि मंगल सिर्फ बातें नहीं कर रहा, उसकी कही हर एक बात सच होगी। उन सब का घिनौना रूप वो बहुत बार देख चुकी थी और जानती थी कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आज भी उसे उस कोठे पर बिताई हुई हर एक रात चैन से जीने नहीं देती थी। अगर तक्षक नहीं होता तो वो शायद अब तक जिंदा भी नहीं होती। ये सिर्फ तक्षक और उसकी मोहब्बत ही थी कि उसकी सांसें चल रही हैं, और अब तक्षक से दूर जाते हुए उसकी वही सांसें उखड़ रही थी। उसे एक बार फिर से वही नहीं जाना था जहाँ पर उसे किसी खिलौने की तरह खेला जाएगा। हर रात उसे नोचा जाएगा, एक चीज़ समझकर इस्तेमाल किया जाएगा, और खुद की मर्दानगी को साबित करने के लिए इंसान से जानवर बना जाएगा। आरजू मंगल की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, लेकिन आप मुझे उस जगह पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मुझ पर तरस खाइए। मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मंगल उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, शादी? शादी तो तेरी हो गई, लेकिन अब सुहागरात तो मनानी पड़ेगी ना बुलबुल। बस वही सुहागरात मनाने के लिए तुझे लेकर जा रहा हूँ। कुछ दिन आराम से अपने मायके में ही सुहागरात मनाना, उसके बाद तुझे किसी अच्छे ससुराल भेजूंगा। बोलते हुए मंगल के चेहरे पर एक बार फिर से बेशर्मी की हंसी तैर रही थी। उसकी बातें सुनकर आरजू को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी गाड़ी एक झटके से रुकी और मंगल ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर भी जल्दी से मंगल की तरफ पलटते हुए बोला, पता नहीं कैसे गाड़ी रुक गई, मैं अभी चेक करता हूँ। बोलते हुए ही वो गाड़ी से बाहर निकल गया था। आरजू मंगल की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे हाथ खोल दो। तुम जानते नहीं हो, अगर तुम मुझे वापस उस जगह पर लेकर गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तक्षक जी मेरे साथ हैं। वो मुझे वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने देंगे, तुम सबका बुरा हाल कर देंगे। वो अभी बोल ही रही थी कि मंगल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। आरजू के होठों के किनारे फट गए और उनमें से खून बहने लगा। उसका पूरा गाल लाल हो चुका था। मंगल ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े और उन्हें खींचते हुए बोला, बड़ी हवा में आ चुकी है तू। रुक, थोड़ी देर और रुक, उसके बाद तेरी हवा अच्छी तरह से निकालता हूँ, और इस बार शुरुआत मैं खुद करूँगा। बोलकर उसने एक बार और आरजू के बालों को कसकर खींचा और एक झटके से उसे छोड़ दिया। आरजू की आह निकल गई, उसका पूरा गाल सुन्न हो चुका था। तभी जो लड़का गाड़ी देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला था, वो वापस मंगल की तरफ आया और उसे देखते हुए कुछ बोला। इधर जसन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और अति उसके पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। जसन एसीपी से बात कर रहा था और उस कोठे के बारे में बात कर रहा था जहां पर आरजू थी। हालांकि जसन ने उस कोठे पर रेड डलवाई थी, लेकिन तब वहां पर कुछ नहीं मिला और लाइसेंस होने के कारण चंदाबाई को भी जल्द ही छोड़ दिया गया।
तक्षक को इन सब के बारे में नहीं पता था, इसलिए जसन ने सामने से कुछ नहीं किया। अगर वो सामने से सब कुछ करता तो शायद चंदाबाई और उसका कोठा उसी दिन बर्बाद हो चुके होते, पर सिर्फ तक्षक के सामने सभी बातें ना आए, इसलिए जसन ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। जसन ऑन कॉल बोला, मैं जानता हूँ, हो ना हो ये काम उसी कोठे वाली चंदाबाई का है जिसने पहले भी आरजू की ज़िंदगी बर्बाद की थी। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। आप जल्द से जल्द उस कोठे पर रेड। बोलते हुए वो पीछे की तरफ पलटा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने तक्षक खड़ा था और उसका चेहरा बेहद लाल था और वो गुस्से से कांप रहा था। जशन के रिएक्शन देखकर अति ने भी पलटकर पीछे की तरफ देखा। तक्षक को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। जसन के हाथों से फ़ोन छूट गया। तक्षक कांपता हुआ जसन के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या मैंने अभी अभी जो सुना वो सच है? जसन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, एमबी, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। तक्षक ने उसका हाथ जोर से अपने कंधे से हटाया और तेज आवाज में बोला, मुझे सिर्फ इतना बताइए, अभी अभी मैंने जो सुना वो सच है? आरजू एक कोठे। उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम प्लीज़ हमारी बात आराम से सुनो। इसमें आरजू का कोई कसूर नहीं है। उसे वहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया था और उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद। तक्षक अपनी एक टक नज़रों से अति को देख रहा था। अति का कहा हर एक शब्द उसके कानों में नहीं बल्कि उसके दिल को चीरता हुआ जा रहा था। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। जसन कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही तक्षक दरवाजे की तरफ घूमा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। जसन और अति उसे देखते ही रह गए। अति जसन की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपको, तक्षक को सारा सच बता दीजिए, लेकिन अगर तक्षक को कुछ हो गया तो मैं। बोलते हुए वो रोने लगी। जसन ने उसे कंधों से थामा और बोला, आई प्रॉमिस यू बेबी डॉल, सब ठीक हो जाएगा। जसन ने बोल तो दिया था, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक होना इतना आसान नहीं था। तक्षक गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उसका चेहरा बेहद लाल था और आंखें तो बिल्कुल आग की तरह दहक रही थी। उसने अनिल को फ़ोन किया और बोला, मुझे अभी इसी वक्त चंदाबाई के कोठे का पता बताओ। उसके मुंह से यह बात सुनकर अनिल को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब तक उसे सब कुछ पता चल ही चुका था। उसने तक्षक को सब कुछ बता दिया। तक्षक ने अपने फ़ोन को ज़ोर से गाड़ी में ही फेंका और बोला, आई हेट यू आरजू, आई हेट यू। बोलते हुए उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पुणे महाराष्ट्र। अर्जुन के कहने पर पूरे शहर को सील करवा दिया गया था। ना ही बाहर से कोई गाड़ी अंदर आ सकती थी और ना ही अंदर से कोई गाड़ी बाहर जा सकती थी। अपनी मन्नत के लिए अर्जुन पागलों की तरह सुबह से घूम रहा था, लेकिन अभी तक मन्नत का कुछ भी पता नहीं चला था। सुबह से इधर उधर घूमते हुए रात हो चुकी थी। उसने कम से कम 50 बार होटल में फ़ोन कर मन्नत के बारे में पूछ लिया था, लेकिन मन्नत ना ही वापस होटल आई और ना ही उसका कुछ पता चल रहा था। गाड़ी चलाते हुए अर्जुन ने अचानक ही गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से भरा हुआ था। आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और पूरा चेहरा उतरा हुआ था, जैसे किसी ने उससे उसकी सांसें ही छीन ली हो। गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और ज़ोर से चीखा, मन्नत। चीखते ही वो घुटनों के बल जोर से नीचे गिरा और पागलों की तरह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो अपने हाथ की मुट्ठी में बांधे हुए जोर से सड़क पर मार रहा था। उसका पूरा हाथ लहूलुहान हो चुका था, लेकिन दर्द जिस्म पर नहीं बल्कि दिल में हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ी
मन्नत उस पहाड़ी के किनारे पर खड़ी थी। नीचे गहरी खाई थी। उसका चेहरा पूरा लाल था और आंखें बेहद सूजी हुई थी। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उससे अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रो रो कर आंखों का पानी भी सूख चुका था। लेकिन आंखों के सामने से अर्जुन और अलीशा का उस हालत में होना नहीं जा रहा था। उसके कानों में प्राची की कही हर एक बात गूंज रही थी। प्राची का अर्जुन के बारे में अनाप शनाप बकना उसके दिल और दिमाग को तकलीफ दे रहा था। वो एकदम बेजान सी होकर बोली, मैं एक लाश थी अर्जुन जी। लाशों को भी जला दिया जाता है, लेकिन मेरी लाश को जलाया नहीं गया। उससे हर रात खेला जाता था। एहसास छोड़िए, मुझे मेरी धड़कनें भी महसूस नहीं होती थी, लेकिन मुझे एहसासों से भरा आपने। मुझे ज़िंदगी दी आपने, लेकिन आज आपने मुझसे वो लाश होने का हक भी छीन लिया। अपना प्यार देकर आपने मुझसे मेरी सांसें भी छीन ली। अब बिना सांसों का मैं क्या ही करूँगी। खत्म हुई आज मन्नत। बोलकर वो नीचे की तरफ झुक गई और एक चीख के साथ वहां पर गहरी शांति पसर गई। चंदाबाई का कोठा। चंदाबाई झूले पर बैठी थी और उसके सामने ही मंगल खड़ा था, जो डर से कांप रहा था। चंदामाई के मुंह में पान भरा हुआ था, जिसकी थूक उसने साइड में थूकी और मंगल की तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता भी है वो लड़की मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी? मंगल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। चंदाबाई अपनी जगह से खड़ी हुई और मंगल के पास आकर बोली, जब वो लड़की इस कोठे में आई थी तो बिल्कुल कच्ची कली थी। साला एक बार जिसने उसके साथ रात गुजारी, उसके बाद हर कस्टमर की डिमांड वही लड़की थी। जिसको देखो आरजू 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 नाम की रट जुबान पर लगी रहती थी। दिन हो या रात, वो लड़की मेरे लिए सोने की मुर्गी की तरह काम करती थी। और उसके जाते ही जैसे कस्टमर का अकाल पड़ गया। चंदाबाई के कोठे पर आज तक ग्राहक की कमी नहीं रही, लेकिन साला उसने ऐसा जादू चलाया कि जिसने उसको चखा, अब उसे और कुछ पसंद ही नहीं आया। जब से वो लड़की यहाँ से भाग कर गई है, तब से सोच रखा था कि जिस दिन हाथ में आई उस दिन ऐसा हश्र करूँगी कि उसकी 7 पुश्तें मुझे याद रखेंगी। लेकिन तूने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और अब तू मेरे सामने खड़ा है। बोलते हुए उन्होंने और भी ज़्यादा गुस्से से मंगल की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मंगल ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, माफ़ कर दीजिए बाई जी, लेकिन वो लड़की हाथ से निकल गई। चंदाबाई ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और पीठ से मरोड़ कर लगाते हुए बोली, साला तेरे हाथ मर्द के हैं या ना मर्द के, जिनमें जान ही नहीं। बोलते हुए उसने और भी ज़्यादा कसकर मंगल का हाथ पकड़ा। मंगल की दर्द भरी चीख निकल गई। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने पूरी कोशिश की उस लड़की को यहाँ तक लाने की, लेकिन वो लड़की बहुत तेज़ निकली। बोलते हुए वो अभी कुछ देर पहले जो हुआ वो सब सोच रहा था और साथ ही साथ चंदाबाई को बता रहा था। अभी कुछ देर पहले जब आरजू तक्षक के नाम की धमकियां मंगल को दे रही थी, तो मंगल ने उसे बालों से पकड़कर खींचा था और फिर एक झटके से छोड़ा था, जिससे आरजू और भी ज़्यादा रोने लगी। लेकिन वो एक बार फिर से रोते हुए बोली, तुम मुझे जितनी तकलीफ़ देना चाहते हो दे लो, लेकिन मैं जानती हूँ इस बार तुम मुझे अपने पास नहीं रख पाओगे। मुझे भरोसा है मेरी मोहब्बत पर। मुझे लेने मेरे तक्षक जी ज़रूर आएंगे। उसकी बात सुनकर अब मंगल ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि ज़ोरों से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख आरजू उसे हैरानी से देख रही थी। मंगल हंसते हुए बोला, तुझे पता है ना, आज तक कोठे में न जाने कितनी ही लड़कियां आई, लेकिन आने से पहले वो कुछ भी हों, लेकिन आने के बाद सिर्फ उनकी एक ही पहचान रही है, और वो पहचान है वैश्या। और वैश्या से कोई मोहब्बत नहीं करता, उनसे सिर्फ मज़े लिए जाते हैं, वो भी रात के अंधेरे में, क्योंकि दिन के उजाले में वो सिर्फ गंदी नाली का कीड़ा होती हैं।
उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरजू रो रही थी। मंगल व्यंग्य से हंसा और बोला, तुझे क्या लगता है तू साला किसी को झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाएगी और वो लड़का फंस जाएगा? जिसका तू नाम ले रही है वो मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और तुझे लगता है तू उसे पागल बना लेगी? तू जैसी ना जाने कितनी ही उसके बिस्तर गर्म करती होंगी और तुझे लगता है वो तुझसे मोहब्बत करेगा? तुझ जैसी एक वैश्या से? बोलकर वो और भी ज्यादा जोरों से हंसने लगा, लेकिन उसकी इस बात ने न सिर्फ आरजू की आंखों में आंसू दिए थे बल्कि उसके दिल को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। मंगल उसे देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता तूने उसे सच बताया है या नहीं? अगर तूने उसे सच बताया होता ना तो अब तक वो तेरे साथ मजे लेता और तुझे खुद कोठे में छोड़ जाता। साला एक ही चीज कोई बंदा कब तक इस्तेमाल करेगा? आखिर हर आदमी को टेस्ट तो बदलना ही पड़ता है। कोई बासा खाना कब तक खाएगा? मंगल ने कहा तो बाकी सब आदमी भी हंसने लगे। तभी उनकी गाड़ी रास्ते में रुकी क्योंकि सामने ट्रैफिक लग चुका था। आगे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। जसन ने न सिर्फ बाहर जाने वाले रास्ते बल्कि अंदर के पूरे रास्ते पर भी चेकिंग शुरू करवा दी थी। सामने पुलिस वालों को देखकर मंगल और उसके आदमी डर गए। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी मंगल की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या करना है भाई जी? मंगल आरजू की तरफ देखते हुए बोला, साला इसकी तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। तो अब मैं कोठे पर ले जाकर ही रहूंगा इसे, चाहे कुछ हो जाए। बोलते हुए उसने आरजू के गालों को अपनी उंगलियों से दबाया और फिर एक झटके से छोड़ दिया। आरजू की दर्द में आह निकल गई। गुस्से से कांपता हुआ मंगल गाड़ी से बाहर निकला और पुलिस की तरफ बढ़ गया। आरजू का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मंगल की कही हर एक बात उसे अंदर तक कचोट रही थी। आज तक उसने तक्षक को अपना सच नहीं बताया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि तक्षक उसका सच जानकर भी उसे खुद से दूर नहीं करेगा। उसकी मोहब्बत नहीं बदलेगी, उसका प्यार नहीं बदलेगा, वो उसे अपना लेगा। लेकिन अब मंगल की बातों ने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसे न सिर्फ मंगल की बातें बल्कि तक्षक की बातें भी परेशान कर रही थी। जब भी आरजू को किसी ने छुआ तो तक्षक का रिएक्शन, उस दिन मंदिर के बाहर हुई लड़ाई, उसका वो गुस्सा, सब शुरुआती दिनों में आरजू उससे टकराई थी तो तक्षक का उस पर गुस्सा करना, वो सब उसे याद आ रहा था। जब वो उसका गुस्सा ही बर्दाश्त नहीं कर पाई थी तो अगर अब सच जानकर तक्षक ने उससे नफरत करनी शुरू कर दी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? नहीं, मैं अपने मिस्टर ड्रीम की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उनकी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत दिखाई दी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं, नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत। मन ही मन बोलते हुए वो बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन उसे इन लोगों के साथ भी नहीं जाना था। उसने अपने आसपास बैठे सभी लोगों को देखा जो सामने की तरफ देख रहे थे, जहां मंगल पुलिस वालों से बात कर रहा था। उसने गाड़ी की खिड़की की तरफ देखा जो हल्की सी खुली थी। उसने अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन आज उसे किसी न किसी तरह यहाँ से भागना था। उसने अपने गले में पहने हुए लॉकेट को छुआ तो जो मंगलसूत्र आज सुबह ही तक्षक ने उसे पहनाया था वो भी उसके हाथ में आ गया। वो उस मंगलसूत्र की तरफ देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उसकी किस्मत में मोहब्बत नाम की लकीर ही नहीं थी, वरना आज जिस दिन वो पूरी तरह से तक्षक की होने वाली थी उसे यूं अलग नहीं होती। उसने एक बार फिर से अपने साथ बैठे आदमियों को देखा और फिर बड़ी ही फुर्ती से खिड़की खोलते हुए पीछे की तरफ भाग गई। साथ बैठे लड़कों ने जब उसे भागते हुए देखा तो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन वहां पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था किसी के पीछे भागना पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने दूर दूर तक आरजू को देखने की कोशिश की, लेकिन आरजू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ना जाने वो पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई।
उन्होंने मंगल की तरफ देखा, जिसकी पुलिस वालों से लड़ाई होना शुरू हो गई थी। शायद मंगल ने उन्हें पैसों का ऑफर किया था। पैसों का ऑफर सुनते ही पुलिस वालों को शक हुआ और वो मंगल की गाड़ी तक आए, लेकिन तब तक आरजू वहां से भाग चुकी थी। वो लड़के भी वापस गाड़ी तक आ चुके थे। आरजू को गायब देखकर मंगल के चेहरे पर भी त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन फिलहाल पुलिस वालों से छूटना और भी ज़्यादा ज़रूरी था। जब गाड़ी में कुछ नहीं मिला तो पुलिस वाले वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद मंगल ने उन आदमियों की तरफ देखा। उन आदमियों की बात सुनकर मंगल गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने सामने खड़े एक आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, साला तेरी वजह से वो कुतिया फिर से भाग गई। अब अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो तू भी नहीं बचेगा। बोलते हुए उसने उस आदमी को धक्का दिया और उस जगह को देखा जहां पर आरजू भागी थी, लेकिन वहां पर गाड़ियों और लोगों की इतनी भीड़ लगी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चंदाबाई ने मंगल का हाथ छोड़ा और उसके सामने आकर एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ा और बोली, साले तेरी पकड़ से वो लड़की निकल गई तो इसमें मैं क्यों अपना नुकसान। अभी वो बोल ही रही थी कि पुलिस की गाड़ियों के सायरन वहां पर बजने शुरू हो गए। देखते ही देखते उस कोठे पर पुलिस वालों ने उसको घेर लिया था। चंदाबाई भी हैरान रह गई। उसके पास लाइसेंस था, इसलिए पुलिस उसके ठिकाने पर रेड नहीं मार सकती थी, लेकिन अचानक पुलिस वालों का इतना सायरन और इतने पुलिस वाले देखकर उसके भी होश उड़ चुके थे। तभी पुलिस वालों के साथ तक्षक अंदर आया। तक्षक बड़ी ही बेचैनी से हर जगह पर अपनी नज़र दौड़ा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और आंखें बेहद लाल थी। न जाने कितना ही कुछ उसने अपने अंदर समेट रखा था। पुलिस वालों ने चंदाबाई से पूछा, आरजू नाम की लड़की कहाँ है। आरजू का नाम सुनकर चंदाबाई के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई और वो पुलिस वाले की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी सोचूं आज सरकार मेरे यहाँ पर क्या करने आई है। चिड़िया उड़ गई तो उस चिड़िया को ढूंढते हुए। अभी वो बोल ही रही थी कि तक्षक उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चंदाबाई एकदम हैरान रह गई। उसका पूरा गाल एकदम सुन्न हो गया और आंखों में क्रोध की लाली उतर आई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसकी तरफ नजर उठाने की, लेकिन उसके सामने खड़े तक्षक सिंह शेखावत ने सरेआम उसे थप्पड़ जड़ दिया था। वहां पर खड़े चंदाबाई के सारे आदमी एकदम से तक्षक की तरफ बढ़े, लेकिन चंदाबाई ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और बोले, साला कोई आगे नहीं आएगा। बोलते हुए वो गुस्से से कांप रही थी। तक्षक उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अभी तक मैंने सिर्फ एक थप्पड़ लगाया है, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। मुझे बताओ आरजू कहाँ है। चंदाबाई ने अपने होठों को तिरछा कर ऊपर की तरफ उठाया और बोली, साला मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आखिर ऐसा उस चिड़िया में है क्या जो हर कोई उसके लिए इतना पागल है। इतना भी क्या मज़ा देती है वो जो। अभी वो बोल ही रही थी कि तक्षक ने गुस्से से उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ और जड़ दिया। पुलिस वाले जल्दी से तक्षक की तरफ बढ़े और उसे पीछे की तरफ करने लगे, लेकिन तक्षक किसी के रोके ही नहीं रुक रहा था। वो चंदाबाई की तरफ बढ़ा और अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, अगर एक लफ्ज़ भी तूने मेरी आरजू के लिए कहा तो आगे के शब्द तेरे हलक में ना अटका दिए तो मैं भी तक्षक सिंह शेखावत नहीं। मुझे चुपचाप मेरी आरजू के बारे में बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए उसने अभी तक चंदाबाई की गर्दन को पकड़ रखा था और उसके हाथों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस वाले उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा था। चंदाबाई की सांसें सच में हलक में अटकने लगीं, लेकिन तक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार उसका गला और भी ज़्यादा ज़ोर से दबाता जा रहा था। पुलिस वालों के साथ साथ मंगल भी वो सब देखकर हैरान था। इंस्पेक्टर तक्षक को देखते हुए बोला, प्लीज़ मिस्टर शेखावत, खुद को संभालने की कोशिश कीजिए।
अगर आरजू यहाँ पर हुई तो उसे ढूंढ लिया जाएगा। बोलते हुए उसने कांस्टेबल्स को इशारे कर दिए थे, जो अब पूरी जगह फैलने शुरू हो चुके थे। वहां पर कई लड़कियां साइड में खड़ी थीं, तो कई इस वक्त अंदर कमरों में थी, जहां पर इंसानियत को तार तार किया जा रहा था। अचानक रेड पड़ने से आज चंदाबाई का सारा काला चिट्ठा खुलने वाला था। चंदाबाई खुद को तक्षक की पकड़ से छुड़वाने के लिए छटपटाने लगी। वो लगातार पुलिस वालों की तरफ देखकर अपने हाथों को हिला रही थी, ताकि वो लोग उसकी मदद करें, लेकिन पुलिस वाले भी कहाँ कुछ कर पा रहे थे। आज वो तक्षक था ही नहीं जो हमेशा से शांत और नरम रहा करता था। आज तक्षक में वही परछाई दिख रही थी जो पहले जश्न में दिखती थी, और फिर उस तक्षक में जिसकी जिंदगी में आरजू नहीं आई थी। पुलिस वालों के ज्यादा जोर से खींचने पर तक्षक चंदाबाई से अलग हुआ, लेकिन वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो इस बार मंगल जाकर चंदाबाई के सामने खड़ा हो गया। मंगल को देखते ही तक्षक मंगल को पहचान चुका था। अब तक उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि आरजू शेखावत मैंसन पहुंची कैसे। उसे पता चल चुका था कि आरजू उसकी गाड़ी में बैठकर ही शेखावत मैंसन आई थी, और उस दिन उसकी टक्कर मंगल से हुई थी। ये बात भी उसे बहुत अच्छी तरह से याद थी। मंगल को देखते ही वो और भी ज़्यादा गुस्से से कांपने लगा, और पुलिस वालों से खुद को छुड़वाते हुए मंगल की तरफ बढ़ा। उसने उसके सर से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोर से मुक्के जड़ने लगा। मंगल भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तक्षक पर उसका गुस्सा इतना ज़्यादा हावी था कि और कोई उस पर हावी हो ही नहीं सकता था। मंगल को मार मार कर मंगल के पूरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था, और उसके नाक और होठों से खून बह रहा था। अब तक सभी लड़कियां जो अंदर थी वो भी बाहर आ चुकी थी। सब अपने अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश में थी। कईयों की आंखों में आंसू थे, तो कईयों के चेहरे पर बेशर्मी। तक्षक मंगल को पीटते हुए बोला, बता मेरी आरजू कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? अगर उसे खरोच भी आई ना, तो तुझे और ये तेरे पूरे कोठे को आग में जलाकर राख नहीं कर दिया तो मैं भी कुछ नहीं। बोलते हुए वो उसे और भी ज़्यादा मार रहा था। इंस्पेक्टर ने उसे एक बार और खींचकर पीछे किया और तक्षक की तरफ देखते हुए बोला, इनका हिसाब बाद में हो जाएगा। पहले आप आरजू को ढूंढने की कोशिश कीजिए मिस्टर शेखावत। ये सभी लड़कियां। अभी वो बोल ही रहा था कि तक्षक ने जल्दी से नजरें घुमाकर उन लड़कियों की तरफ देखा, लेकिन उसे अपनी आरजू कहीं दिखाई नहीं दी। इंस्पेक्टर के साथ आई लेडीज कांस्टेबल्स आरजू की फोटो दिखाकर उन सभी लड़कियों से पूछ रही थी, लेकिन हर कोई मना कर रहा था। लेकिन एक लड़की वर्षा, जो बहुत वक्त से उस कोठे में थी, वो आरजू की तस्वीर को देखते हुए बोली, ये बहुत पहले ही यहाँ से भाग चुकी है। इसे भला कोई कैसे भूल सकता है? हर कस्टमर की जुबान पर इसका नाम होता था। इसके होते तो कभी कस्टमर हमारे पास आते ही नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि सामने लेडीज कांस्टेबल ने गुस्से से उसे देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन इतना सुनना ही तक्षक के पैरों तले जमीन खींचने के लिए काफी था। उसकी स्नोफ्लेक के साथ क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की, ये सुनकर ही उसकी रूह कांप रही थी। उसकी आंखें और भी ज़्यादा गहरी लाल होती जा रही थी, जिनमें वो अपनी तकलीफ को समाये बैठा था। वो तकलीफ जो अब आरजू के सामने आने पर ही बाहर निकलने वाली थी। मंगल तक्षक को देखते हुए बोला, तुम मुझे चाहे जितना मर्जी मारो या फिर इस कोठे को आग लगा दो, लेकिन सच यही है कि ये लड़की भाग चुकी है और अब ये तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसी लड़कियां किसी को नहीं होती, तो तेरी क्या ही होगी। वो बोल ही रहा था कि तक्षक ने पास ही रखा एक कांच का टेबल उठाया और जोर से उसके सिर पर मारा। मंगल के सिर से खून का फवारा छूट पड़ा। वो वहीं पर नीचे जमीन पर गिर गया। चंदाबाई भी डर से कांप गई। मंगल जो पहले ही अधमरी हालत में था, उसके सिर पर वो टेबल इतना ज़्यादा गहरा लगा कि वहीं पर उसकी सांसें रुक चुकी थी। तक्षक
गहरी गहरी सांसें लेता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, चाहे जमीन आसमान एक कीजिए या आकाश पाताल, मुझे मेरी आरजू सही सलामत चाहिए। और इन सभी लोगों को, बोलते हुए उसने वहां पर खड़े कोठे के सभी लोगों को और चंदाबाई को देखते हुए कहा, इन सबको पता चलना चाहिए कि किसी लड़की के जिस्म को जब नोचा जाता है तो उसे कैसा दर्द महसूस होता है। बोलते हुए उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सख्त था। उसे विश्वास था कि वो अपनी आरजू को ढूंढ लेगा, लेकिन उससे पहले वो उन लोगों का हिसाब पूरा करना चाहता था जिनकी वजह से उसकी आरजू को तकलीफ हुई। इंस्पेक्टर तक्षक को देखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मिसेस शेखावत को हम हर हालत में ढूंढ कर रहेंगे। शेखावत चंदाबाई को घूरते हुए वहां से चला गया और इंस्पेक्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तक्षक बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसका चीखने का, रोने का मन कर रहा था। जब से आरजू उसके पास थी तब से ही आरजू न जाने कितनी बार उससे दूर जाने की कोशिश कर चुकी थी। उसने उसके प्यार को आसानी से नहीं अपनाया था। हर बार तक्षक को तकलीफ हुई थी, लेकिन उसने हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी स्नोफ्लेक को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन आज वो अपनी स्नोफ्लेक के लिए तड़प रहा था और उसकी एक झलक भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बहुत बुरी हालत में होटल पहुंचा। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। अलीशा जो उसके कमरे में ही उसका इंतज़ार कर रही थी, अर्जुन को इस हालत में आते देख हैरान रह गई। उसने जल्दी से अर्जुन के पास आकर उसे संभाला, लेकिन अर्जुन ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया और बोला, दूर रहो मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरी मन्नत मुझे छोड़कर चली गई, मेरी मन्नत मुझसे दूर चली गई। बोलते हुए वो रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अलीशा आज पहली बार उसे इस तरह से देख रही थी। हालांकि अर्जुन ने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो खुद को संभाल न पाए। वो आकर बेड पर बैठ गया और अपने फ़ोन में मन्नत की पिक्चर्स को देखने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। ये फ़ोन पुणे की लोकल पुलिस का था। पुलिस का फ़ोन देखते ही अर्जुन ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके हाथों से फ़ोन गिर गया। पुलिस वालों को एक खाई में से एक लाश मिली थी, जो बिल्कुल मन्नत की कदकाठी की थी। फ़ोन गिरने से स्पीकर पर हो गया, जिससे पुलिस वालों की कहानी अब अलीशा को भी सुनाई दे रही थी। और मन्नत के मरने की खबर सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन, तक्षक की गाड़ी शेखावत मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो तेज कदमों से अंदर आया। अंदर आते ही वो अपने कमरे में गया और हर एक चीज़ को चेक करने लगा। शायद कहीं उसकी स्नोफ्लेक ने उसके लिए कुछ तो मैसेज छोड़ा हो, कुछ तो वो उससे कहना चाहती हो। उसने पूरे कमरे की हालत को अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया। जश्न और रति जिन्होंने उसे ऊपर जाते हुए देखा था, जल्दी से कमरे में आए। तक्षक बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए पूरे कमरे में हर एक चीज़ पटक पटक कर मार रहा था। पहले वो सब चीज़ों की तलाशी ले रहा था, लेकिन अब तो उसने हर एक चीज़ को नीचे ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया था। जशन ने आकर उसे संभाला और उसके कंधों को पकड़ा, लेकिन तक्षक ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया और बोला, हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए मुझसे। अति ने जब उसे जशन को धक्का देते हुए देखा, एकदम हैरान रह गई। वो जल्दी से तक्षक की तरफ आई और बोली, प्लीज तक्षक, हमारी बात समझने की कोशिश करो। चुप बेबी डॉल, बिल्कुल चुप। आप तो कुछ कहना ही मत। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज सिर्फ आपकी वजह से मेरी स्नोफ्लेक मुझसे दूर चली गई। क्या ज़रूरत थी आपको मुझसे इतना बड़ा सच छुपाने की? हाँ, मैंने कहा था ना आपको कि बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तक्षक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। तक्षक को अति से इस तरह बात करते देख जशन भी गुस्से से बोला, तुम्हें बात नहीं करनी ठीक है,
लेकिन इस तरह से बदतमीजी। वो अभी बोल ही रहा था कि तक्षक गुस्से से उसे देखते हुए चिल्लाया, मैं बदतमीज हूं और आप क्या है? मैंने आपकी बेबी डॉल से ऊंची आवाज में बात की तो आपको तकलीफ हो रही है, और आपने जो किया वो क्या? आपकी वजह से मेरी आरजू, मेरी स्नोफ्लेक मुझे छोड़कर चली गई, सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग मुझे बता देते तो मैं ये सब कभी होने ही नहीं देता। क्या लगा आप लोगों को कि उसके अतीत के बारे में जानकर मैं उसे छोड़ दूंगा? वाओ एमपी, आपकी मोहब्बत मोहब्बत और मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं। बोलते हुए तक्षक की आंखों से आखिर आंसू बह ही गए। तक्षक की आंखों में आंसू देखकर अति और जसन दोनों का दिल कांप उठा। अति जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम हमें गलत समझ रहे हो तक्षक। हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, बस चाहते थे कि पहले शादी हो जाए। सीरियसली बेबी डॉल, क्या मेरी और आरजू की शादी उसकी जिंदगी से बड़ी हो गई? जब आप लोगों को पता था कि इतने गंदे लोग उसके पीछे लगे हैं, उसके अतीत में उससे इतना कुछ सहा है, तो आप लोग इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? न जाने वो किस हालत में होगी। बोलते हुए उसका गला भर चुका था। जैसन उसके करीब आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, यकीन करो तुम्हारी स्नोफ्लेक को कुछ भी नहीं होगा। हमें तुम्हारी मोहब्बत पर कभी शक नहीं था और ना ही कभी हो सकता है, लेकिन हालात ऐसे थे कि। तक्षक ने गुस्से से उसे देखा और उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हालात कुछ भी हो, लेकिन अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन होता तो आप लोग मुझे सब ज़रूर बताते, लेकिन आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं था। आपको लगा मैं मेरी स्नोफ्लेक को छोड़ दूंगा, वो एक वैश। बोलते बोलते वो चुप हो गया। जशन और अति दोनों ही उसकी तकलीफ को महसूस कर सकते थे। तक्षक की आंखों से आंसू एक बार फिर से निकले और वो बोला, वो जो है जैसी भी हो, लेकिन मेरी मोहब्बत है वो, मेरी सांसें बसती हैं उसमें, मेरी जिंदगी है वो। आपके लिए वो सिर्फ एक लड़की होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है वो। मुझे नहीं पसंद कोई मेरी चीज़ को छुए, लेकिन मेरे लिए वो मेरी चीज़ नहीं, मेरी जान है। मेरी जान है वो, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं प्यार करता हूँ उससे। बोलते हुए वो घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे और चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसे यूं देखकर जसन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो उसे अपने गले से लगाता उससे पहले ही तक्षक ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। अब उसकी आंखों में आंसुओं के साथ बेहिसाब गुस्सा था, जो आगाज था एक बदलाव का, गुस्से का, नफरत का और तक्षक सिंह शेखावत के जुनून का। अर्जुन इंस्पेक्टर और डॉक्टर के साथ मोर्चरी में आया, जहां पर लाशों को रखा जाता था। वहां एक लाश थी जिसे सफ़ेद चादर से ढक रखा था। उस लाश को देखने आया अर्जुन इस वक्त खुद एक लाश की तरह ही लग रहा था। वो जाकर उस लाश के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ तो डॉक्टर ने उस पर से वो चादर उठाई। उसे देखकर अर्जुन 2 कदम पीछे हो गया। उसका दिल धक से रह गया। 6 महीने बाद मनाली। करीबन 20 साल की एक लड़की गार्डन से भागती हुई घर के अंदर की तरफ जा रही थी। उसके हाथों में उसने एक छोटा सा पैकेट पकड़ा हुआ था, जिसमें शायद कुछ खाने की चीज़ थी। भागने की वजह से उस लड़की की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। वो घर के अंदर आई तो सामने सोफे पर एक दूसरी लड़की बैठी थी, जिसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो अपने पेट की तरफ देखते हुए कुछ बोल रही थी। वो लड़की जो बाहर से भागती हुई आई थी, वो कोई और नहीं, आरजू थी। सामने सोफे पर बैठी हुई लड़की के पास आई और घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर गिर गई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। मन्नत दीदी। मन्नत ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे
और वो उसके हाथों की तरफ देख रही थी जिसे आरजू ने अपनी पीठ के पीछे कर रखा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर आरजू ने मुंह बनाया और बोली, मुझे मुस्कुराकर मत दिखाइए, ये मैं आपके लिए नहीं लाई, ये मैं अपने पांडा के लिए लाई हूँ। बोलते हुए उसकी नज़रें मन्नत के पेट पर थी, जिस पर अभी भी मन्नत ने अपना हाथ रखा हुआ था। आरजू उसके पेट के बिल्कुल करीब आई और मन्नत का हाथ हटाकर उसके पेट को चूमते हुए बोली, पांडा तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? देखो मासी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया जिसमें इमली का पैकेट था। उस इमली के पैकेट को देखकर मन्नत ने अपने होठों पर अपनी जीभ घुमानी शुरू कर दी। इमली को देखते ही उसका जी ललचाने लगा था। उसने जल्दी से आरजू के हाथ पर अपना हाथ रखकर उस पैकेट को लेना चाहा, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। मन्नत ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? तुम तो जानती हो ना, इमली खाने का मन मेरा नहीं तुम्हारे इस पांडा का है, तो क्या तुम अपने पांडा की छोटी सी विश नहीं पूरी करोगी? अब आरजू ने उसे तिरछी नज़रों से घूर कर देखा और बोली, दीदी मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या? मैं सब जानती हूँ किसका क्या खाने का मन है। आप मेरे पांडा को बदनाम मत कीजिए। बस मुझे ये बताइए कि अगर मैंने आपको ये इमली दे दी तो आप मेरे लिए क्या करेंगी? वो कुछ करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ करूँगी। पीछे से एक आवाज़ आई और उसी वक्त उसके हाथों से वो इमली का पैकेट गायब हो गया। आरजू ने चेहरा घुमाकर अपने पीछे देखा और मन्नत की नज़रें भी अपने सामने थीं। सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी जिसकी घूरती हुई नज़रें उन दोनों पर थीं, और उस औरत को देखते हुए मन्नत और आरजू दोनों सहम चुकी थी। ठाकुर मैंशन। अर्जुन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने बेड पर गई जहाँ पर आलिशा आराम से सो रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर आलिशा ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके उठकर बैठते ही अर्जुन ने जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। इस वक्त आलिशा ने एक ब्लैक कलर की नेट वाली नाइटी पहनी हुई थी जो उसके कंधों से सरक चुकी थी। अर्जुन ने अपना कबर्ड खोला और उसमें से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। आलिशा जल्दी से अपनी जगह से उठी। वो नाइटी जो सिर्फ उसके घुटनों तक की थी, उठते वक्त उसने जानबूझकर उस नाइटी को थोड़ा और ऊपर की तरफ उठा दिया था, जिससे उसके थाई पार्ट बेहद रिवील हो रहे थे। वो जल्दी से अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सामने आते ही अर्जुन ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आलिशा ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसके हाथों में पकड़े हुए कपड़ों को खींचकर कहा, तुम अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में क्यों जा रहे हो? अर्जुन तुम बाहर आकर भी तो चेंज कर सकते हो ना। अर्जुन ने जल्दी से उसके हाथों से उन कपड़ों को खींचते हुए उसके हाथों से अपने हाथ दूर कर लिए और बोला, मैं कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम इस तरह के कपड़े मत पहना करो, और ये कपड़े तो। आलिशा उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, मैं जानती हूँ ये कपड़े तुमने मुझे पहनने से मना किया है क्योंकि ये कपड़े मन्नत के हैं, लेकिन कल मजबूरी में मुझे ये पहनने पड़े। कल रात मेरी कबर्ड का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो मैंने दूसरी कबर्ड में से ये कपड़े निकाल लिए। प्लीज़ गुस्सा। अभी बोल ही रही थी कि अर्जुन ने अपने कपड़ों को नीचे फेंका और उस कबर्ड की तरफ बढ़ गया जहाँ पर मन्नत के कपड़े रखे थे। उसने उस कपड़ को खोल और मन्नत के सारे कपड़े निकाल कर नीचे ज़मीन पर फेंकने लगा। आलिशा हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्जुन करना क्या चाहता है। मन्नत के सारे कपड़े ज़मीन पर फेंकने के बाद अर्जुन ने सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर उसकी सिगरेट और लाइटर वगैरह रखा होता था। उसने वहाँ से लाइटर उठाया और उन कपड़ों की तरफ देखा। उन कपड़ों के बिल्कुल ऊपर ही एक दुपट्टा रखा था जिसका रंग लाल था।
उस दुपट्टे को देखते हुए अर्जुन की आंखों के सामने कुछ तस्वीरें घूमने लगीं। मन्नत तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने बैठी थी और उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर अर्जुन अंदर आया। मन्नत की तरफ देखते हुए वह उसके करीब आया और आईने में से उसे देखने लगा। मन्नत उसे रेड कलर के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मन्नत ने नज़र उठाकर आईने में से उसे देखा और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? अर्जुन कोई जवाब देता उससे पहले ही उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग पर गई जहाँ पर रेड कलर का दुपट्टा रखा था। उसने उस दुपट्टे को उठाया और मन्नत के सिर पर ओढ़ा दिया। कपड़ों की तरह मन्नत के चेहरे का रंग भी लाल हो गया था। अर्जुन बिल्कुल उसके चेहरे पर झुकाया और उसके गाल से अपना गाल लगाते हुए बोला, बहुत खूबसूरत। शर्माती हुई मन्नत ने अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन की नज़रें नीचे ज़मीन पर पड़े उन कपड़ों पर थी। उसने उस दुपट्टे को उठाया और लाइटर जलाकर उस दुपट्टे को आग लगा दी। अलीशा हैरानी से उसे देखती रह गई। अर्जुन ने उसे जलते हुए दुपट्टे को अब बाकी कपड़ों के ऊपर फेंक दिया तो पल भर में ही उन सभी कपड़ों में आग पूरी तरह से फैल गई। अलीशा की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो अर्जुन की तरफ आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुमने ये क्या किया? इतने सारे कपड़े जला दिए और वो भी इतने महंगे। अर्जुन उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर उन जलते हुए कपड़ों की तरफ देखकर बोला, किस्सा और कहानी दोनों खत्म। अलीशा उसकी तरफ देखती ही रह गई। एक फार्म हाउस। एक गाड़ी अभी अभी फार्म हाउस में एंटर हुई और एक लड़का उस गाड़ी से बाहर आया। दरवाजे पर खड़ा गार्ड थोड़ा पीछे की तरफ हट गया। वो लड़का बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर अंदर आया और सामने की तरफ देखने लगा जहां सोफे पर एक लड़की बैठी थी जिसने ब्लू कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। उस लड़की को देखते हुए वो लड़का उसके करीब आया और बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो लड़की अदा से मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और तक्षक के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, कितना इंतज़ार करवाया तुमने। उसकी बात सुनते हुए अब तक्षक का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और ज़ोर से नीचे झटकते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे मुझे हाथ मत लगाया करो। आई हेट व्हेन समवन टच मी। कनिका ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे तक्षक ने बड़ी ही बेरुखी से नीचे झटक दिया था। वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता तक्षक। और आई एम नॉट अ फकिंग समवन। मैं कनिका राजपूत हूँ। तक्षक व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम चाहे कोई भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन ये मेरी जगह है और यहाँ पर कोई मुंह उठाकर आए मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा मेरे साथ सिर्फ बिजनेस का लिंक है और अपने लिंक सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड रखो। अगर इससे आगे बढ़ने की कोशिश की, बिजनेस तुम्हारे लिए ख्वाब बनकर रह जाएगा। कनिका ने बड़ी ही अदा से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके गाल पर रख दिया और बोली, जैसे तुम मेरे ख्वाब हो। तक्षक का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। उसने उसका हाथ एक बार फिर से ज़ोर से दबाते हुए पकड़ा और उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। कनिका चेहरे पर सेडक्टिव स्माइल लिए उसे देखने लगी। तक्षक अपने जबड़े कसते हुए बोला, मैंने आज तक तुमसे बेशर्म लड़की नहीं देखी। कनिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, और देखोगे भी नहीं, क्योंकि कनिका के लिए सबसे बढ़कर उसका पोजीशन है और तुम कनिका राजपूत के पोजीशन हो। उसकी बात सुन अब तक्षक व्यंग्य से मुस्कुराया और उसे एक झटके से छोड़ दिया जिससे कनिका लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया। तक्षक उसके करीब आया और उसे गुस्से से देखते हुए बड़ी सर्द आवाज में बोला, तक्षक सिंह शेखावत भले ही तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन तुम उसके लिए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे नहीं, सब लड़कियों से ही नफ़रत करता हूँ।
आई हेट गर्ल्स। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे। अब तक्षक ने उसकी तरफ उंगली उठाई और बोला, इससे पहले कि मैं अपनी नफरत में कुछ और करूं, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरे गार्ड्स तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जहाँ पर मेरी इजाज़त के बिना कोई नहीं आ सकता, मेरे बिजनेस पार्टनर भी नहीं। उसकी बेइज्जती से भरी बातें सुनकर भी कनिका के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो अभी भी मुस्कुराते हुए तक्षक की तरफ देख रही थी। उसने सोफे पर रखा अपना फ़ोन और पर्स उठाया और तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, जा रही हूँ मैं यहाँ से, लेकिन एक दिन यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए आ जाऊंगी। तुम कनिका राजपूत को प्यार करो, नफरत करो, कुछ भी करो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। आई लव यू, आई वांट यू। और कनिका को जो चाहिए वो उसे हासिल करके रहती है। बोलकर वो और भी ज़्यादा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अर्जुन वॉशरूम में था और अलीशा बाहर बेड पर बैठी थी। अभी भी उसकी नज़रें सामने की तरफ थी जहाँ पर मन्नत के कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे, बस राख बची थी। वो उन कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली, आखिर मैंने तुम्हारी इस आखिरी निशानी को भी ख़त्म कर ही दिया। तुम भी ख़त्म, तुम्हारा किस्सा भी ख़त्म, और तुम्हारी और अर्जुन की मोहब्बत भरी कहानी भी ख़त्म। अब अर्जुन चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे मुझे पूरी तरह से अपनाना ही पड़ेगा। आखिर शादी हुई है मेरी उससे। सो ही हैव टू बी माइन। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अर्जुन बाहर आया। उसने अपने पूरे कपड़े पहन रखे थे। उसे पूरे कपड़े पहने देख आलिशा के चेहरे पर चिढ़ भरे भाव आ गए। वो चाहती थी कि अर्जुन पूरी तरह से उससे घुल जाए। हालांकि जब मन्नत थी और मन्नत से पहले भी अर्जुन कैसे भी उसके सामने आ जाता था, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से टिप टॉप होकर ही उसके सामने आता था। कभी भी शर्टलेस भी उसके सामने नहीं आता था और उसकी इस बात पर आलिशा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। उनकी शादी को लगभग से 4 महीने हो चुके थे और अब तक अर्जुन एक बार भी उसके पास नहीं आया था। वो हर रात गेस्ट रूम में जाकर सोता था। आलिशा ने न जाने कौन कौन से तरीके अपना लिए थे, लेकिन अर्जुन किसी तरह उसके जाल में फंस ही नहीं रहा था। अर्जुन ड्रेसिंग के सामने आया और तैयार होने लगा। तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके पर्सनल असिस्टेंट का था। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से उसका पर्सनल असिस्टेंट मनोज बोला, बॉस, मनाली की लोकेशन फाइनल हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस लोकेशन की डील करने के लिए आपको ही जाना होगा। सामने वाली पार्टी का कहना है कि वो लोग आपके बिना डील नहीं करेंगे। उसकी बात सुनते हुए अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। उसके सामने किसी शख्स का चेहरा घूम रहा था जिसने उसे चैलेंज किया था कि वो उस लोकेशन को हासिल करके रहेगा। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने पर्सनल असिस्टेंट से ऑन कॉल बोला, अगर सामने वाली पार्टी की यही शर्त है तो ठीक है, मनाली जाने की तैयारी करो। मैं आज रात ही मनाली जाना चाहता हूँ। बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। अर्जुन के मनाली जाने की बात सुनकर अलीशा के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और अर्जुन के करीब आई, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अलीशा उसके बिल्कुल सामने आकर बोली, तुम मनाली जा रहे हो क्या अर्जुन? अर्जुन खुद को मिरर में देखते हुए बोला, अगर तुमने सुन ही लिया है तो पूछने की क्या ज़रूरत है? अलीशा फीका सा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ अर्जुन, हमारे बीच रिश्ता वैसा नहीं है जैसा सब लोगों का दिखता है, लेकिन हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। हो सकता है हम दोनों के बीच भी प्यार। उसकी बात सुनकर अर्जुन व्यंग्य से मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, प्यार वो लोग करते हैं जिनके सीने में दिल हो। मेरे सीने में दिल नहीं है अलीशा, क्योंकि मेरा दिल किसी ने पहले ही मुझसे छीन लिया
और चकनाचूर कर दिया। अब प्यार मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो सिर्फ नफ़रत, वो भी बेहिसाब। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने मन्नत का चेहरा घूम रहा था। अलीशा उसके साथ मनाली जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन का जवाब सुनकर अब और कुछ कह ही नहीं पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। अर्जुन भी तैयार होकर अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकल गया। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतर कर नीचे आया, प्राची उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्राची का हुलिया थोड़ा बदला हुआ था। जहाँ वो पहले बहुत ज़्यादा तैयार होकर रहती थी, अभी उसकी लुक्स बिल्कुल सिंपल थी। उसे देखने के बाद अर्जुन के सामने वॉल की तरफ देखा, जहाँ शैलेंद्र ठाकुर की फ़ोटो टंगी हुई थी और फोटो के सामने हार लगा हुआ था। 4 महीने पहले शैलेंद्र ठाकुर की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ कहीं ना कहीं अर्जुन से जुड़ी थी। आज से 4 महीने पहले मन्नत अर्जुन की ज़िंदगी से जा चुकी थी, लेकिन अर्जुन अभी भी आलिशा के करीब नहीं आया था, जिससे आलिशा बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। अब उसे किसी न किसी तरह अर्जुन को हासिल करना था, इसलिए उसने फिर से एक बार वही रास्ता चुना जो उसने मन्नत को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए चुना था। एक दिन अर्जुन एक होटल में मीटिंग के लिए गया हुआ था। तभी आलिशा ने किसी तरह उसकी ड्रिंक को स्पाइक करवा दिया। मीटिंग खत्म होने तक अर्जुन के सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और ये दर्द लगातार बढ़ता ही रहा, इसलिए उसे वही रूम में रुकना पड़ा। वो अभी बेड पर आकर बैठा ही था कि देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गईं और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो बेड पर आलिशा के साथ सोया हुआ था। आंखें खुलते ही वो चौंक कर अपनी जगह से उठा और आलिशा की तरफ देखने लगा, जो अभी तक सो रही थी, लेकिन अब अर्जुन के उठने के बाद वो भी उठ चुकी थी। अर्जुन इस वक्त शर्टलेस था। उसके होश उड़े हुए थे, लेकिन देखते ही देखते उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा और वो गुस्से से कांपते हुए आलिशा से बोला, अभी भी तुम यही करोगी? कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक है? अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि उस दिन भी तुम ही ने कुछ। वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खुला और मीडिया अंदर आई। मीडिया को वहाँ पर देखकर अर्जुन और भी ज़्यादा हैरान रह गया। इस वक्त वो शर्टलेस था, तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और मीडिया वालों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, अभी इसी वक्त हर एक शख्स यहाँ से बाहर चला जाए, वरना उसके बाद जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उसकी धमकी ही काफ़ी थी मीडिया वालों को डराने के लिए, लेकिन उस मीडिया में 2-3 लोग वो थे जिन्हें आलिशा ने हायर कर रखा था, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे देकर, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन इतना पावरफुल है कि मीडिया को डराना उसके लिए बहुत छोटी बात होगी। इसलिए उसने पहले ही सारे इंतज़ाम कर लिए थे। उन आदमियों ने जल्दी से अर्जुन और आलिशा को कवर कर लिया था। मीडिया वाले सभी बाहर चले गए तो अर्जुन ने दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से कांपता हुआ आलिशा के सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। ज़रूर उस दिन भी तुमने ही कुछ किया, जिसकी वजह से मेरी मन्नत मुझे छोड़कर। कहते हुए उसकी सांसें बेहद गहरी हो चुकी थी और उसका हाथ कांपने लगा था। अभी वो गुस्से से आलिशा की तरफ देख ही रहा था कि आलिशा सामने टेबल की तरफ बढ़ी। उसे टेबल की तरफ जाते देख अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था, लेकिन अगले ही पल आलिशा ने वहाँ टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और अपनी नस काट ली। तेजी से खून उसकी कलाई से बहने लगा और वो बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गई। मनाली में आरजू और मन्नत डरी सहमी अपने सामने खड़ी औरत को देख रही थी। वो औरत भी गुस्से से उन दोनों को देख रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में उस औरत के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इमली का पैकेट मन्नत की तरफ बढ़ाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली,
बहुत मन कर रहा है क्या? मन्नत ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और उस इमली के पैकेट को उठा लिया। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत गलत बात है। तुम पांडा का नाम लेकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल। अभी वो बोल ही रही थी कि आरजू नाराजगी से बोली, माँ। तारिणी जी ने आरजू की तरफ देखा। आरजू जल्दी से वापस मन्नत के बिल्कुल करीब होकर बैठी और उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोली, पांडा सिर्फ मेरा है। आप लोग उसे चुन्नू मुन्नू नुन्नू कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसे पांडा कहने का हक सिर्फ मेरा है। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशंस थे। मन्नत और तारिणी जी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी।